तो हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो मेरे YouTube चैनल मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCERT क्लास 12 चैप्टर 7 के एग्जाम्पल्स के बारे में 1 to 4। पिछली 4 वीडियोज़ में हमने प्रश्नावली 7.1 को फुल्ली पूरे एक्सप्लेन किया था और इसके सारे क्वेश्चंस को हमने 7.1 के लगा दिया है। ठीक है, प्रश्नावली 7.1 के सारे क्वेश्चंस को हमने 1 to 22 1 से 22 तक के सारे प्रश्नों को हमने लगा दिया है। तो उन चारों वीडियोस का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब उनकी प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट को जाके ओपन करें और प्लेलिस्ट को आप ओपन करने के बाद उस प्लेलिस्ट में से सारे वीडियोस को, चारों वीडियोस को देख सकते हैं और प्रश्नावली 7.1 को लगा सकते हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं NCERT के हम एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 4 को सॉल्व करेंगे। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और NCERT की बुक खोल लीजिए, रफ निकाल लीजिए या कॉपी या नोट्स जिसमें आप क्वेश्चंस को लगाते हैं, और चलिए क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं NCERT के एग्जाम्पल नंबर 1 की। NCERT के एग्जाम्पल नंबर 1 की बात हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल नंबर 1 को, ये है। तो आई थिंक आपको साफ दिख रहा होगा वीडियो में। तो एग्जाम्पल को आप पढ़ लीजिए एक बार क्या कहा है, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो आवाज़ साफ आ रही है? तो यार वीडियो को एक लाइक कर दो और वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो लाइक कर दिया? ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहे हैं निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रत्यवकलज यानी समाकलन। क्या इसके बारे में हमने वीडियो नंबर 1 में बताया कि प्रत्यवकलज को समाकलन और फुल्ली डिटेल में क्यों कहते हैं, इसके बारे में हमने बताया है। ठीक, तो उसको जाके देख ले, प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को 1 to 4 देखने के बाद जिसने प्लेलिस्ट की 1 से 4 7.1 की पूरी वीडियो को अच्छे से समझा है, देखा है, उसके लिए 1 2 3 4 एग्जाम्पल देख के ही आपको आ जाएगा। देख के ही बहुत आसान है, लेकिन चूंकि NCERT के अंतर्गत आता है इसलिए हम एग्जाम्पल 1 to 4 को भी बता देते हैं। तो प्रत्यवकलज यानी इसका समाकलन ज्ञात करना है निरीक्षण विधि से। निरीक्षण विधि क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको पहली वीडियो 7.1 की 1 to 5 सबसे पहली वीडियो में बताया है कि निरीक्षण विधि, क्योंकि कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं आपके यहाँ प्रश्नावली में पूछा निरीक्षण विधि से द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसके बारे में मैंने आपको पहली वीडियोज़ में बताया है। प्लेलिस्ट से आप उन वीडियोज़ को देख लें तो एग्जाम्पल बहुत आसान है। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ निरीक्षण विधि आती आखिर होता क्या है। निरीक्षण विधि का मतलब होता है कि आपको इसका समाकलन नहीं करना है, आपको उसका निरीक्षण को परीक्षण भी कहते हैं। आपको उसका जो आपने पीछे अवकलज पढ़ा है, अवकलन पढ़ा है, अब जाहिर सी बात है आप समाकलन पढ़ रहे हो तो अवकलज पढ़ने के बाद ही समाकलन पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो अवकलज पढ़ने के बाद ही समाकलन पढ़िएगा, न तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा समाकलन। ठीक है, तो अवकलज आपने पढ़ा होगा तभी आप समाकलन पढ़ रहे हो। तो वही कह रहे हैं कि अवकलज जो आपने पीछे अवकलन किया है, तो ये जो आपके सब दिए हैं ये आपके सारे f(x) ये अर्थात फलन के सरलतम रूप हैं। ये आपके फलन के सरलतम रूप है cos 2x। ये तो मैंने इसके बारे में बताया है वीडियो नंबर 1 में 1 to 5 में कि इसको फलन का f(x) ही क्यों लेते हैं। इसका एक सूत्र भी था हमारा, ddx ऑफ f(x) बराबर होता है फलन का सरलतम रूप, जो कि हमने निकाला था। इसी पे हमारा NCERT 7.1 क्वेश्चन नंबर लास्ट एकदम क्वेश्चन नंबर 22, जैसे कि देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 22, ये f(x) पे देखिए उसी फॉर्मूले पे ही लगा है। तो आपको जब ये फॉर्मूला याद होगा, आपको ये समझ में आएगा, तभी आप इस प्रश्न को लगा पाएंगे, अन्यथा इस उदाहरण को आप एग्जाम्पल को नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले 1 to 4 वीडियोज़ को देख ले, तभी आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा। अन्यथा मैं अगर आप देख रहे हैं तो मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो निरीक्षण विधि अर्थात आपको समाकलन निकालना नहीं है, आपको सोचना है कि आपने अवकलन पढ़ा है, उसी आधार पे आपको सोचना है कि आखिर ये जो f(x) फलन का जो सरलतम रूप है,
इसका इंटीग्रेशन, इसका फलन हो क्या सकता है, कैसे निकालना है। आप तो इसको डायरेक्ट अगर कर सकते हो शॉर्ट मेथड से बिना कुछ सोचे समझे, तो आप cos 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx मान लीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा निरीक्षण विधि से। या आप इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन निकाल देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि हमको ये फलन का उत्तर है, सरलतम रूप है, और इससे हमें फलन ज्ञात करना है f(x), इसलिए हमने इसका इंटीग्रेशन करके आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आपको लेकिन निरीक्षण विधि का है, आप जो चाहे उस इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ निरीक्षण विधि का है। निरीक्षण विधि का तात्पर्य होता है आपको इंटीग्रेशन नहीं निकालना है, आपको सोचना पड़ेगा कि अवकलन में किस अवकलन यानी ऐसा कौन सा अवकलन है, ऐसा किस का अवकलन है कि अगर उसको हम डेरिवेट करेंगे तो हमारा cos 2x आएगा। समझ रहे ना, ऐसा कौन सा फलन है जिसका अगर हम डेरिवेट करते हैं, उसका अवकलन करेंगे, उसका अवकलज करेंगे, बेसिकली अवकलन कहते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा फलन f(x) है जिसका अवकलन करने पे मेरा cos 2x आएगा, वो इस निरीक्षण विधि का कहने का मतलब है। आप चाहे तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन तीनों पे लगा सकते हैं और तीनों का आंसर तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न का क्या कहने का मतलब, निरीक्षण विधि यानी इंटीग्रेशन नहीं निकालना है, आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा फलन, ऐसा कौन सा f(x) है कि जिसका मैं डेरिवेट कर दूं, अवकलन कर दूं तो मेरा cos 2x आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए। कैसे आएगा, सोचना पड़ेगा कैसे cos 2x हमारा आएगा। तो ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछता है, पूछ ही सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी है, कुछ भी पूछ सकता है बोर्ड में, और पेपर में पूछने के चांसेस भी हैं। ये निरीक्षण विधि लगभग 50% के आसपास चांसेस है कि पूछ सकता है एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी पे निर्भर करता है कि क्या पूछेगा कैसे, लेकिन ये ज़्यादातर ये निरीक्षण विधि का क्वेश्चन पूछता नहीं है, एक आध समय में कभी कभी पूछ लेता है, जब दुर्भाग्य नहीं, जब भाग्य, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझ रहे तो बहुत आसान है ये। ठीक है, बस थोड़ा सा सोचना है इसमें। तो अब हम जैसे जानते हैं ऐसा कौन सा फलन है जिसका डेरिवेट करने पे cos 2x आएगा, अब उसमें आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए आप दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ पे आप पीछे रफ ले लीजिएगा, जहाँ पे ये क्वेश्चन मान लीजिए पूछता है पेपर में कहीं, अब एग्जामिनर थोड़ी ना देख रहे कि आप इसका इंटीग्रेट करके निकाल रहे हो या सोच के निकाल रहे हो, आप थोड़ा दिमाग लगाना और इसका तुरंत इंटीग्रेशन निकाल देना। आप पेपर में मत लिखना, पेपर में अगर आप लिखते हो इसका इंटीग्रेशन करके तो आपका वहाँ नंबर कट सकता है या वो गलत हो सकता है, क्योंकि निरीक्षण विधि का है। तो अब आप यहाँ पे जो मेथड बताने वाले हैं वो बहुत आसान है, इसमें आपको सोचना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन देख के आप बिना सोचे तुरंत आंसर मार दोगे अगर आप इंटीग्रेशन निकालना जानते हो। जैसे कि पहला इसमें कहा है cos 2x, कि cos 2x का ये निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। cos 2x का समाकलन ज्ञात कीजिए, प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए, निरीक्षण विधि, यानी हमको यहाँ इंटीग्रेशन नहीं निकालना है। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट वे में करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे जो इस समय मैं साइड में ये लाइन इधर लिख रहा हूँ, ये वाली लाइन इधर, लाइन के इधर, ये आपको कॉपी में नहीं लिखनी है, ये मैं समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ। आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या करिएगा, तुरंत जो दिया रहेगा उसका dx मान के इंटीग्रेशन निकाल लीजिएगा। ठीक है, dx और इंटीग्रेशन मान उसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिएगा। ठीक, लेकिन इस लाइन को आप कॉपी में मत लिखिए, क्योंकि आपको मैंने कहा निरीक्षण विधि का, निरीक्षण विधि में इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट निकाल देंगे तो निरीक्षण विधि रह ही नहीं जाएगा। आप इस लाइन को केवल समझने के लिए और जानने के लिए एकदम सरल हो जाएगा इससे आपका। ठीक है, इसलिए इस लाइन को कॉपी मत लिखिएगा, इसको आप पीछे रफ पे कहीं लिख लीजिएगा। तो हमने क्या किया, अब इंटीग्रेशन इस पर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें f(x) फलन मिल जाएगा। समझ रहे ना, वीडियो नंबर 1 में पूरे बारे में मैंने f(x) ज्ञात और f(x) से इंटीग्रेशन के बारे में बताया, तो उसको देख लीजिएगा तब अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो cos 2x अगर इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे फलन f(x) मिल जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट अगर यहाँ मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो मैं दिखा देता हूँ, cos 2x dx का इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। लेकिन हम जैसे कि जानते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो 2 सेकंड, फॉर्मूला मैं आगे दिखा देता हूँ। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं,
दिख रहा होगा कैमरे में आपको कि जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है हमारा यहाँ क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, और फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx बराबर साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। हमें यही फॉर्मूला पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx बराबर होता है साइन एक्स प्लस सी, या साइन एक्स लिख दीजिए, कोई कांस्टेंट कभी छोड़ देते हैं साइन एक्स। लेकिन हमारा दिया है यहाँ कॉस 2x, हमारे दिया है यहाँ कॉस 2x, तो ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, तो हम जो कि फॉर्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx बराबर होता है साइन एक्स प्लस सी, हम कॉस 2x का फॉर्मूला तो जानते नहीं हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का मेथड मैंने बताया है आपको NCR अपने वीडियो नंबर सेकंड में, जी वीडियो नंबर सेकंड में, हाँ वीडियो नंबर सेकंड में हमने इस तरह के प्रश्न को हल करने का तरीका बताया है कि जब आपका 2x 3x 4x 5x 6x या स्क्वायर में आ जाए, एक्स स्क्वायर ऐसे ऐसे आ जाए, तो आप उसको कैसे हल करोगे, क्योंकि वहाँ पे आपका फॉर्मूला तो बनेगा नहीं, फॉर्मूला तो बनेगा नहीं cos x dx का, जो भी sin x 2x sin x और dx जो भी है फॉर्मूला बनेगा नहीं वहाँ पे आपका। तो जब वहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा नहीं तो आप करोगे क्या, आप निकाल सकते हो। तो उसका मेथड मैंने बताया है कैसे, तो आप जाके वीडियो को देख लें, इस पर भी मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले मानेंगे माना u बराबर 2x, सबसे पहले आप मानेंगे माना u बराबर 2x। जब आप u बराबर 2x मान लेंगे, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x की वैल्यू को u रख देंगे, और जब आप u बराबर 2x, जैसे कि हम जानते हैं u बराबर 2x हमने माना है, इस u बराबर 2x का आप डेरिवेट करेंगे तो हो जाएगा du/dx, और इधर हो जाएगा 2। तो यहाँ से अगर मैं dx की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा du/2, क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा du/2, dx बराबर हो जाएगा du/2। अब उस dx की वैल्यू को du/2 मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब क्या करूँगा, 1/2 को बाहर निकाल दूंगा। अब अंदर बचेगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ cos u du, इंटीग्रेशन ऑफ cos u du, इंटीग्रेशन ऑफ cos u du, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos u du। अब क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos u du, अब यहाँ फॉर्मूला बन गया u यानी x, u हो x एक ही बात है दोनों में, क्योंकि एक ही पद u x, तो u को x मान लें। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बराबर हमारा होता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बराबर होता है साइन एक्स प्लस सी, और u है यानी x ही होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 साइन एक्स प्लस सी, लेकिन x को हमने u माना है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा साइन u, और कांस्टेंट टर्म को भी हम छोड़ देते हैं, कांस्टेंट टर्म को भी हम छोड़ दे रहे हैं प्रश्न में, या लिखेंगे तो गलत नहीं जाएगा, लेकिन कांस्टेंट को छोड़ने पर कांस्टेंट को भी छोड़ दे रहे हैं। अगर आप अगर कांस्टेंट को छोड़, क्योंकि एग्जाम्पल में कांस्टेंट करके उत्तर नहीं दिया है, लेकिन अगर आप कांस्टेंट करके उत्तर लगाते हैं तो वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, सही है, क्योंकि इंटीग्रेशन के साथ कांस्टेंट तो रहता ही है, ठीक है। तो हम जानते हैं चूँकि इंटीग्रेशन के साथ कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन में तो कांस्टेंट होना अनिवार्य है। तो इसलिए जैसे इसमें हमने इंटीग्रेशन dx लास्ट में क्यों जोड़ा, क्योंकि कोई भी फलन का अगर हमको इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा तो उसमें इंटीग्रेशन dx जोड़ेंगे तभी तो प्रश्न बनेगा। इस तरह से अगर कोई इंटीग्रेशन किसी पे लगा रहे हैं तो लास्ट में उसके प्लस सी, वो तो है जरूरी होगा सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, इसलिए प्लस सी को हमने छोड़ दिया, क्योंकि वो जानते हैं हम कि प्लस सी होगा ही होगा, आप लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 साइन, अब u की वैल्यू हमने क्या मानी, ऊपर देखिए यहाँ पे u बराबर हमने माना है 2x, तो क्या लिख सकते हैं 1/2 साइन, बताइए 2x, 1/2 साइन 2x, 1/2 साइन 2x, 1/2 साइन 2x, ओके, बहुत ज़्यादा बार बोल दिया हमने, 1/2 साइन 2x, ठीक है, तो 1/2 साइन 2x हो जाएगा। और अगर इसके आगे आप देखेंगे तो यही आपका उत्तर होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पहली वीडियो में ही पढ़ा है हमने, पहली वीडियोस पे हमने पढ़ा है, पेन कहाँ गया जी, पेन ये हमने पहली वीडियो में 1 to 5 NCERT जिसमें लगाया था, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था कि d/dx fx बराबर क्या होता है, d/dx fx बराबर होता है जो फलन हमारा, फलन का उत्तर, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं
फलन का सरलतम रूप फलन का सरलतम रूप आप समझ रहे हैं क्या? फलन का सरलतम रूप यानी जिस क्वेश्चन पे, जैसे फलन का सरलतम रूप अभी cos 2x है, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, ठीक है। फलन का सरलतम रूप वही होगा, समझ रहे हैं? तो यानी जिस पे हमको इंटीग्रेशन लगाना है वही फलन का सरलतम रूप है, क्योंकि fx पे हम डेरिवेट क्यों करते हैं? ताकि फलन हमारे सरलतम रूप में आ जाए, वो हल हो जाए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फलन का हल, फलन का उत्तर जो आता है, समझे ना, जिस पे डेरिवेट हम फलन पे लगाते हैं तो लास्ट में उसका एक उत्तर आता है। जैसे कि फलन fx पे हमने लगाया तो cos 2x आया, किस फलन पे लगाया था? इस 1/2 sin 2x पे हमने 1/2 sin 2x प्लस c, ठीक है, पे हमने जब लगाया था, या c को छोड़ दिया था हमने, 1/2 sin 2x पे जब हम डेरिवेट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, समझ रहे? तो इसके बारे में पूरा डिटेल हमने पहली वीडियो में बताया है, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। तो ये fx की वैल्यू हमारी 1/2 sin 2x हो जाएगा। अब इस 1/2 sin 2x को हम यहाँ पे पुट कर देंगे fx की जगह, तो मिल जाएगा d/dx 1/2 sin 2x बराबर फलन का सरलतम रूप। या कुछ इस तरह से इसको लिख देते हैं हम, कैसे, या इस लाइन को हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, देख लीजिए इसमें कैसे किया है, सेम वही, थोड़ा लाइन में बढ़ाया है, हम जानते हैं कि, और इसके बाद d/dx sin 2x 2 cos 2x। तो ये आप एनसीईआरटी वाला समझने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है कि भाई इसमें देखिए थोड़ा बजा दिया है, कैसे बताया है, ठीक है। तो ये जो मेथड इसमें इंटीग्रेट किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 sin 2x 2 cos 2x, sin 2x है ना, sin 2x सही है। और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लगा ही दिया था कि ये बहुत चालाकी किया है, sin 2x बराबर 2 cos 2x। हाँ, ये तो इसका आप डेरिवेट करेंगे तो यही आएगा, और इसने पक्षांतर करके ले आया है। तो अब एनसीईआरटी का देखेंगे तो समझ में थोड़ा ना है आपको, लेकिन इसको मैंने थोड़ा अलग मेथड से बताने की कोशिश किया है। तो ये मेथड आपको बहुत कम ही बुक में आसपास मिल सकता है, ठीक है। इस मेथड को हमने थोड़ा अपने गुरु से पूछा, देखा, तो ठीक है, देखते हैं। ये हमने निकाला, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेट किया, तो ये यानी ये fx फलन मेरा d/dx fx है, और बराबर ये। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, d/dx fx की जगह यही वैल्यू, कौन सी वैल्यू, 1/2 sin 2x बराबर फलन का सरलतम रूप यानी cos 2x तो हमारे यहाँ पर दिया है, ठीक। तो अब यही देखिए उत्तर डायरेक्ट दिया होगा। अब यहाँ पे एक लाइन आप और लिख सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट cos 2x के बाद इस लाइन को रहने दीजिएगा, क्योंकि ये तो आप रफ मेथड पे करेंगे, आप तुरंत यहाँ पे ये लाइन लिख दीजिएगा, इसको रफ मेथड पे करेंगे तभी तो ये लाइन आपको मिलेगी। तो इसको रफ मेथड पे करने के बाद ये, फिर यहाँ से लिख दीजिएगा d/dx इतना बराबर cos 2x। और एनसीईआरटी में क्या किया, एनसीईआरटी में कुछ किया नहीं, बस ये इसने किया है d/dx sin 2x 2 को इधर पक्षांतर कर दिया है, और इसने किया है d/dx sin 2x बराबर 2 cos 2x। देखिए यही तो किया है। इसका कहने का मतलब कि अगर sin 2x का हम डेरिवेट करेंगे तो मेरा यही आएगा, और ये बिल्कुल सही भी है। मैंने पहले भी आपसे कहा, ऐसा कौन ऐसा फलन है जिसका डेरिवेट करने पे cos 2x आएगा? तो ऐसा कोई ऐसा फलन नहीं है जिसका डेरिवेट करने पे आपको करेक्ट cos 2x ही मिल जाए, इसलिए इसने sin 2x पे अप्लाई किया, sin 2x पे, क्योंकि sin 2x में अगर हम यहाँ लेते हैं कोई कांस्टेंट तो वो हर हालत में कांस्टेंट हमारा बाहर ही चला जाएगा, इसलिए ऐसा कोई फलन नहीं जिसका डेरिवेट करने पे आपको करेक्ट cos 2x मिल जाए। इसलिए यहाँ आप देख सकते हो 2 cos 2x मिले, और 2 को यहाँ पक्षांतर करेगा, क्योंकि पक्षांतर जब करेगा तो कांस्टेंट होने के कारण ये d/dx से बाहर चला जाएगा चर के कारण। अगर यहाँ 1/2 भी लिखते हैं आप, अगर यहाँ पे आपने 1/2 लिख दिया, तब जब डेरिवेट करेंगे तो आपको cos 2x आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट से बाहर चला जाएगा। लेकिन इसने sin 2x केवल लिया, तो 2 यहाँ बाहर चला गया, cos 2x बराबर हो जाएगा 1/2 dx sin 2x, क्योंकि कांस्टेंट है, और dx ऑफ इतना आ गया। अब इसने लाइन क्या लिखी, इसलिए cos 2x का प्रतिअवकलज 1/2 sin 2x है। तो एनसीईआरटी का हमें समझ में थोड़ा कम ही आता है एग्जाम्पल, तो इस मेथड से आप जान रहे, बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे इस मेथड से। तो लिख देंगे अतः 1/2 sin 2x cos 2x का एक प्रतिअवकलज या समाकलन, लेकिन इसमें प्रतिअवकलज शब्द बोला तो प्रतिअवकलज ही प्रतिअवकलज है।
अतः 1/2 sin 2x cos 2x का एक प्रति अवकलज है, ठीक है, का एक प्रति अवकलज है, समझ रहे हैं, का एक प्रति अवकलज है, अवकलज, ठीक। तो बहुत आसानी से एग्जाम्पल को इसमें लिखा है। यहाँ थोड़ा, यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या किया कि पक्षांतर कर दिया है, sin 2x इधर पक्षांतर, और sin 2x का डेरिवेट करेंगे तो 2 cos 2x आएगा, और फिर 1/2 को इसने यहाँ लिख दिया, 1/2 को यहाँ लिख दिया। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप 1/2 sin 2x का डेरिवेट करेंगे तो आपको cos 2x डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन इसमें क्या किया, इसने चालाकी किया कि इसने sin 2x का डेरिवेट किया और यहाँ 2 cos 2x मिला। तो भाई दोनों में कुछ अंतर होगा ना, यहाँ sin 2x और यहाँ पे 1/2 sin 2x है। देखिए इसने sin 2x से किया तो 2 cos 2x इसको मिला, और हमने 1/2 sin 2x से करो तो हमें cos 2x मिला, ठीक। तो वही दोनों सेम लाइन है, कुछ गड़बड़ नहीं है। यहाँ से करेंगे तो पक्षांतर तो होगा ही होगा, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो आपको cos 2x मिलेगा, ठीक है। आप इस दोनों कर लीजिएगा, sin 2x का डेरिवेट करेंगे तो ये मिलेगा, और 1/2 sin 2x का डेरिवेट करेंगे हम ddx निकाल के तो हमारा cos 2x मिलेगा, डायरेक्ट मिल जाएगा। ये लाइन, तो इस लाइन को हमने नहीं लिखा, इसने 2 लाइन बढ़ाया है जानबूझ के। आप 1/2 का डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है, 1/2, लेकिन 1/2 बटे में आ जाता है हमारा, तो बटे में आ जाता तो जाहिर बात पता चल जाता है कि ये बटे में हमने लिखा है तो कांस्टेंट, इसलिए इसने क्वेश्चन को सही करने के लिए, थोड़ा बहुत अच्छा दिखाने के लिए पहले निकाला है, फिर पक्षांतर किया है, फिर 1/2 और ये 2 लाइन, फिर तीसरी लाइन देखिए, यहाँ से 2 लाइन वही जो हमने लिखी है दोनों लाइन, बस ये लाइन को हमने छोड़ दिया। उन्होंने कहा हम देखिए ऊपर एक लाइन लिखा, हम एक ऐसे फलन की खोज करना चाहते हैं जिसका अवकलज cos 2x है, जिसका अवकलज cos 2x है, ठीक है, जिसका अवकलज यानी ये फलन cos 2x, जिसका अवकलज cos 2x है। तो यहाँ पे अब हमने जहाँ लिखा है फलन का सरलतम रूप, यहाँ पर एक लाइन आप और लिख सकते हैं, इसे हम अवकलज भी कहेंगे, ठीक है। ये अवकलज हो, ये अवकलज शब्द थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है, थोड़ा हम क्वेश्चन देकर समझें। तो d/dx fx बराबर हो जाएगा अवकलज या फलन का सरलतम रूप, वही है ना अवकलज, जिसका अवकलज cos 2x है, यानी फलन 1/2 sin 2x, फलन 1/2 sin 2x का अवकलज cos 2x है, इसलिए कहा है कि यहाँ प्रति अवकलज है, समाकलन है उसका, ठीक। तो क्वेश्चन आप अच्छे से समझे होंगे क्या कहा है, ठीक, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बताइएगा, और इसके अगली वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा समय लगा समझाने में, लगभग 20 मिनट, तो इसको देख लीजिए, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बताएगा, फिर इस क्वेश्चन को जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम बताएंगे, तब तक बताएंगे। तो अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा, और अगली वीडियो में इसको और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और अच्छे से बताएंगे। देख लीजिए इसको एक बार। तो अब दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल एक ही जैसा है, मतलब ये वाला दूसरा आप कर लेंगे आराम से, उसमें तो वैल्यू है, लेकिन तीसरा हमने कहा था, देखिए पहली वीडियो में, कि तीसरा हम आपको बताएंगे कि उसमें log x का मॉड क्यों लेते हैं, यही एग्जाम्पल मिलेगा कि log x का मॉड क्यों लेते हैं, तो ये पता चलेगा log x का मॉड क्यों लेते हैं। तो ये देखिए और मज़ेदार देखते हैं, 1/x, ठीक है, 1/x हम कामा करके दिया है x नॉट इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्यों 0 नहीं होगी आप जानते हैं, 0 बटे संख्या बराबर, जैसे 1 2 3 कुछ भी होगा तो वहाँ आपका 0 जाएगा, लेकिन अगर कोई संख्या बटे 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो इनफाइनाइट की वैल्यू अब जाइए इनफाइनाइट पर ढूंढिए, इसलिए 0 नहीं लिया है यहाँ पे, 0 लेगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो लॉग लगेगा कैसे, लॉग इनफाइनाइट हो जाएगा वहाँ पे, और लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू कहाँ आपकी मिल पाएगी, और लॉग में लेगा ही नहीं, जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू ही लॉग में नहीं निकालेगा, इसलिए x नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसको करने का वही मेथड है, क्या, यही मेथड, रफ वाला साइड मेथड, देख लीजिए कैसे, कुछ नहीं करना है, 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन dx मान के, ठीक, इंटीग्रेशन 1/x dx एक फॉर्मूला है आपका, जानते होंगे, इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर होता है log mod x प्लस सी, देखिए ये तो है, इंटीग्रेशन 1/x dx log mod x प्लस सी, तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला ही है log mod x प्लस सी,
तो इसको पहले देख लीजिए, अभी आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको। लॉग मॉड एक्स, कॉन्स्टेंट को छोड़ देते हैं हम, लॉग मॉड एक्स इंटीग्रेशन, लॉग मॉड एक्स, ठीक। तो यहाँ हम देख लेते हैं, डायरेक्ट हमारा उत्तर ही आ गया लॉग मॉड एक्स, लेकिन ये डी बाई डी एक्स लॉग मॉड एक्स है, समझ रहे ना, एफ एक्स की वैल्यू है ये, और अब इसको डी बाई डी एक्स के इक्वेशन में रखेंगे, ये वाला ऊपर वाला है, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है लॉग मॉड एक्स, लॉग मॉड एक्स बराबर 1/x, लॉग मॉड एक्स बराबर 1/x। अब फिर वही लान, अतः लॉग मॉड एक्स 1/x का एक प्रति अवकलज है, तो वही लाइन यहाँ पे आपको लिखना है जो हमने बोला, ठीक है, का एक प्रति अवकलज, एक वही लाइन लिख देंगे, इसलिए हमने कॉमा कर दिया, थोड़ा सा है, थोड़ा सा अंतर अतः, और उसके बाद वही लाइन जो ऊपर हमने लिखी है यहाँ, लेकिन यहाँ पे 1/x लिख देंगे, और यहाँ पे लॉग मॉड एक्स लिख देंगे, और यहाँ पे 1/x लिख देंगे, ठीक है। अतः लॉग मॉड एक्स 1/x का एक प्रति अवकलज है, समाकलन है। लेकिन अब समझने की बात असली यहाँ से स्टार्ट होगी, क्या कि हमने लॉग मॉड एक्स ही क्यों लिया, नहीं ये क्वेश्चन होना चाहिए ना कि हमारा इंटीग्रेशन 1/x dx में फॉर्मूला लॉग मॉड एक्स ही क्यों बन जाता है, लॉग एक्स भी तो ले सकता है, मॉड में क्या होता है प्लस ही होता है, मॉड में क्या होता है प्लस प्लस रहता है। पहले आप समझ लेगा मॉड करता क्या है, मॉड करता है कि जैसे मॉड आप देख सकते हैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करते रफ पे, मॉड क्या करता है, मॉड करता है कि अगर मान लीजिए आपको कोई संख्या +1 में है या +2 में है, इस पर मॉड लगा देंगे तो +1 तो 1 ही रहेगा, प्लस को प्लस में रहने देगा और प्लस को प्लस में ही रहने देगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा 1 2। लेकिन अगर -1 -2 इस पे मॉड लगा देंगे तो मॉड क्या करता है प्लस को प्लस में ही रहने देता है, माइनस को प्लस में भी कर देता है, प्लस को तो प्लस में ही रहने देगा और माइनस को प्लस कर देगा, प्लस प्लस ही रहेगा, माइनस को भी प्लस कर देगा, यानी चाहता है कि सब पॉजिटिव ही रहे, कोई नेगेटिव रहे ही ना, तो इस माइनस को भी पॉजिटिव कर देगा 1, और ये +2, ये प्लस यहाँ है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये प्लस, तो मॉड यही करता है, प्लस को प्लस में रहने देता है और माइनस को भी प्लस कर देता है, ठीक, मॉड यही करता है। तो अब मेन बात उठती है कि लॉग मॉड एक्स क्यों लिखा हमने, क्या इससे लॉग मॉड एक्स लिखने का कुछ तात्पर्य है कि यानी +1/x की वैल्यू मेरी लॉग एक्स तो होगी, मॉड हटा देंगे तो लॉग एक्स, यहाँ तक कि -1/x की वैल्यू भी मेरी लॉग +x होगी, लेकिन ये कैसे संभव है, तो इसको हमें सत्यापित करना पड़ेगा कि यदि +1/x की वैल्यू मेरी log x, अब मॉड को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, कुछ इस तरह से हटा देते, इसका log mod x से कहने का मतलब क्या समझिए कि ये log mod x क्या क्यों रहा है, इसका कहने का क्या मतलब, ये कहना चाहता है कि यदि मेरा कोई दिया है d/dx log x और इसकी वैल्यू 1/x है, तो ये सही है +1/x, ठीक है। यहाँ तक कि अगर d/dx में मॉड को हटा दिया अभी, log x -1/x, यानी +1/x की वैल्यू भी प्लस में होगी। अब एक तरह से बताइए, अगर +1/x की वैल्यू यहाँ +x है तो -1/x की वैल्यू यहाँ -x नहीं हो जानी चाहिए, -x हो जानी चाहिए, लेकिन लॉग में माइनस नहीं लेते हैं हम, माइनस नहीं लेंगे, तो अभी मैं बताने वाले माइनस क्यों नहीं लेंगे, यही कारण है कि प्लस को प्लस में ही रहने देना, इसलिए मॉड लगा देता है कि प्लस तो प्लस में ही रहेगा, साथ ही -1/x की वैल्यू भी मेरी प्लस ही होती है, तो वो क्यों होती है उसको अभी दिखाते हैं, क्यों प्लस होती है, log 1/x की वैल्यू ही log +x ही क्यों होती है, ठीक है, -x, लेकिन माइनस नहीं होगी, प्लस ही वैल्यू होती है, अभी सत्यापित कर रहे हैं, इसलिए मॉड इस पर भी लगा देता है कि अगर माइनस की x की वैल्यू आती है तो वो प्लस हो जाए। यही कारण है कि 1/x की वैल्यू भी log mod x होती है और -1/x की वैल्यू भी log mod x होती है, होगा तो -x, लेकिन मॉड उसको प्लस बना देता है। अब क्यों -1/x की वैल्यू भी प्लस में आ जाती है, अब मॉड लगता क्यों है, तो इसको देखने के लिए आपको 1/x पे अलग निकालना पड़ेगा और -1/x, इन दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। मैं पूरा अच्छे से बेसिक से अंदर क्वेश्चन में घुस के एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 1/x का अगर मैं इंटीग्रेशन dx निकालता हूँ तब उस हिसाब से मेरा log mod x आना चाहिए। यहाँ तक कि मैं इंटीग्रेशन -1/x dx निकालता हूँ तो भी मेरा log mod x आना चाहिए।
तो चलिए हमने इंटीग्रेशन 1/x dx का निकाला है, यहाँ पे देख लीजिए इंटीग्रेशन 1/x dx का फॉर्मूला ही हमारा log mod x, फॉर्मूला ही है वो, तो वो फॉर्मूला पे ही हमारा डायरेक्ट पड़ गया log mod x प्लस सी लिख दे रहे हैं, प्लस सी लिख दीजिए, प्लस सी लिख दीजिए। और इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx कैसे निकालें, -1/x dx। तो चलिए अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। और क्या हमारा log mod x अभी भी आना चाहिए, क्योंकि माइनस है तो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, तो वही देखते हैं कि क्या इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो भी हमारा log mod x आएगा। तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स इनवर्स कर नहीं सकेंगे क्योंकि वो एक्स इनवर्स पे 0 एक्स -1 एक्स पावर n वाला जो फॉर्मूला था उस पर एक्स n बराबर -1 पे अमान्य अपरिभाषित था, इसलिए 1/x dx ही फॉर्मूला लगेगा। आप क्या इसको देख सकते हैं कि यह कुछ इस तरह से लिखा है ये इंटीग्रेशन -1 गुणे 1/x dx, यही तो लिखा है इंटीग्रेशन -1 गुणे 1/x dx, -1 गुणे दिखा है। और ये क्या है, कांस्टेंट नंबर ही तो है, 1 आपका एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट 1 को हम बाहर कर देते हैं, ठीक। तो देखिए आप हमने -1 को बाहर निकाल दिया, निकल जाएगा ना, और 1/x इंटीग्रेशन 1/1 यहाँ से बाहर निकल गया, और 1/x dx इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन हट जाएगा यहाँ पे, तो -1 इंटू log mod x, यही तो फॉर्मूला होता है। प्लस सी अभी कांस्टेंट को छोड़ दे रहे हैं हम यहाँ, या रहने दीजिए प्लस सी, या प्लस सी हटा दे दोनों में अभी, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, हम तो log mod x पे निकाल रहे हैं। अब अगर log mod x में -1 को गुणा हो तो क्या होगा, +1 होगा तो log mod x ही आएगा, ठीक। देखिए जहाँ से यहाँ 1 गुणे log mod x प्लस था ना, गुणा हुआ तो यही तो आएगा। अब यहाँ पे जब गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, log mod x, ठीक है। लेकिन एक चीज़ होगा, ये -1 क्या होगा, 1 का गुणा हो गया तो ये हो गया, लेकिन माइनस चिन्ह क्या होगा, माइनस log mod x तो होगा नहीं, ये माइनस चिन्ह तुरंत x के साथ चला जाएगा अंदर, -x क्या हो जाएगा, -x, समझ रहे ना, -x हो जाएगा। लेकिन हमारा लगा हुआ है मॉड, और मॉड क्या करेगा कि इस -x को +x में कन्वर्ट कर देगा। यह log +x मॉड लगता है तो x होता है, -x मॉड कन्वर्ट करके उसको x बना देता है। तो अब ध्यान से आप देखें, यहाँ हमने क्या कहा कि log +x मॉड को कन्वर्ट करके x बना देगा, log मॉड -x को कन्वर्ट करके भी x बना देगा, समझ रहे ना, इसको भी x बना देगा कि नहीं। तो क्या अब ये बराबर x का है, ये बराबर x का है, यानी इस तरह से अगर ये इसके x के बराबर, ये x के बराबर है, तो ये mod x इसके बराबर होगा कि नहीं। समीकरण 1 व 2 देखेंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये x बराबर, तो ये पक्ष भी बराबर, LHS अगर RHS बराबर LHS बराबर, LHS RHS दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि mod x बराबर हो जाएगा mod -x, ठीक। यही कारण है कि हमने mod -x की जगह पे mod x रिप्लेस कर दिया, समझ रहे हैं ना, बहुत आसान है ये, समझ गए। ये वाली लाइन देख लीजिए, mod x बराबर x, mod -x बराबर x, ये पक्ष बराबर, तो जाहिर सी बात है mod x बराबर mod -x, और mod -x की वैल्यू की जगह हमने रिप्लेस कर दिया mod x। यही कारण है कि इंटीग्रेशन 1/x dx की वैल्यू प्लस log mod x होती है, प्लस x mod में होती है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx की वैल्यू भी log mod x प्लस में होती है। समझ गए, बहुत आसानी से हमने बताने की कोशिश की। तो आप रफ पे देख लीजिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो यही एनसीईआरटी में भी दिया है। देखिए इसने समझाने के लिए बहुत लाइन, यानी दोनों को संगठित करने पर हम पाते हैं, दोनों को संगठित यानी mod x -1 mod x, यही लाइन संगठित करने का मतलब ये देखिए तुलना, ये वाला लाइन यही किया है, और रिप्लेस कर दिया वैल्यू mod x बराबर 1/x प्रति अवकलज में से एक, यानी वही लाइन प्रति अवकलज हमने जैसा बोला कि log mod x की वैल्यू भी 1/x और log mod -x की वैल्यू 1/x, हमने इसको सत्यापित कर दिया कि कैसे होता सत्यापित, हमने आपके सामने कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 खत्म हो गया, ये 3 है, इसको 3 कर लीजिएगा, देखिए यहाँ 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ये वाला 2, ठीक है, बहुत आसान है। अगर आपको ये
उदाहरण 1 की दोनों समझ में आए हैं 1, 3, तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बताइएगा, फिर अगली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और ये कोई क्वेश्चन है तो उससे पहले आप क्वेश्चन हम चैप्टर 7.1 के तीनों वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक। तीनों चार वीडियो थे, चारों वीडियोस को देख लीजिएगा। उसमें मैंने इसके बारे में बताया एफ-एक्स समीकरण के बारे में, डी/डी/एक्स से एफ-एक्स बराबर अवकलज या फलन का सरलतम रूप, तो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और अब चलिए, अब बचे हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं, चलिए। अगर कोई बड़ा होगा तो अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसको समझाने में ही आज लगभग आधा घंटा लग गया है वीडियो में हमारे। तो चलिए देखते हैं अगर एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा बड़ा है कि नहीं। निम्नलिखित समाकलन ज्ञात किए। चलिए ये तो बहुत आसान है, देख सकते हैं, ये बहुत आसान है आपका, केवल समझाने लायक इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 था। एग्जाम्पल नंबर 2 तो आप समझ ही रहे क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन निकालना है। जिसने 7.1 की सारी वीडियोज़ को देखा है वो ये आसानी से तीनों निकाल लेगा। तो आप इसको कोशिश करिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 केवल इसका समाकलन निकालना है, तो वो तो आप जानते होंगे, अगर आपने 7.1 की सारी वीडियोज़ को देखा अच्छे से तो ये आपका निकल जाएगा आराम से क्वेश्चन पे। ये कैसे होगा, हमने क्वेश्चन वीडियो नंबर 3 में 7.1 के बताया है, ये तीनों कैसे निकलेगा। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, अगर ना आए तो कमेंट बताइएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 के तीनों क्वेश्चन को अगले वीडियो में बताएंगे। वैसे ही इसमें केवल इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए c बराबर c1 माइनस c2 एक अन्य समाकलन अचर है। हाँ, ये लाइन मेन है, तो इस लाइन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इस लाइन में भी थोड़ा समझाना पड़ेगा, लगभग 10 मिनट के आसपास लग जाएगा, और ज़्यादा करेंगे तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा एग्जाम्पल के बारे में। और उसके बाद तीसरे, देखिए तीसरा भी वही बहुत आसान है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। बहुत आसान, इंटीग्रेशन निकालना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, ये तीनों बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, एक बार पूछे जा चुके हैं ये वाले एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड में एक बार पूछा गया है, हमें सन नहीं याद आ रहा, सन हम अगली वीडियो में आपको देख के बताएंगे किस सन में पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको, इन तीनों एग्जाम्पल को उदाहरण 2 के, उदाहरण 3 के तीनों क्वेश्चन, तीनों 6 क्वेश्चन को लगा लें, और ये वाले जो बचेगा उसको अगली वीडियो में बताएंगे। कमेंट बताइएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको अगली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, उसमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, f(x) बराबर 4x³ माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज f ज्ञात कीजिए जहां f बराबर 0 है। ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हमारा है 7.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 22। सेम वही क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 सारा वही क्वेश्चन है एग्जाम्पल में। क्वेश्चन नंबर 22, इसके बारे में हमने बताया है कैसे इसको निकालेंगे। तो आप उस वीडियो को जिसको हमने कल अपलोड किया, वीडियो को कल अपलोड किया, इस वीडियो को 18 to 22 वाले वीडियो, 18 से 22 तक के क्वेश्चन है। 22वें क्वेश्चन को जरूर देखें, अगर देख लेंगे तो उदाहरण 4 बहुत आसान है, ठीक है। उदाहरण 4 को ही बता दें, क्योंकि यहाँ एक लिखा कैपिटल F ज्ञात कीजिए, तो और कुछ नहीं है, बस F बराबर 0 रख दिया वहाँ 3, और यहाँ पे पक्षांतर करके ज्ञात कर लेंगे। तो अगली वीडियो में भी इसको बता देंगे, और अगर आपको आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगली वीडियो में हम बताएंगे उदाहरण 1, उदाहरण 2 और उदाहरण 2, 3 और 4 के बारे में पूरा, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलेंगे अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण 2, 3, 4 को लेने के करने के बाद, ठीक है। और उसके बाद हम शुरू करेंगे उदाहरण 5 और उदाहरण 6, और फिर उसके बाद 7.2। लगभग 2 वीडियोस के बाद हमारा 7.2 प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी 7.2 को प्रश्नावली को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, जल्दी स्टार्ट हो जाए जल्दी से, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल हम जरूर कराएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत मेन एग्जाम्पल हो जाएगा तो प्रश्नावली खत्म है, पूरा बहुत आसान है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जरूर करवाएंगे। तो वीडियोस को आप अच्छे से देखें, समझें, पढ़ाई करते रहें, क्वेश्चन लगाते रहें, और सारे विषयों को पढ़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी। मैथ के लिए हम हैं, आपको समझा देंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी देखते रहिए, पढ़ते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ।